सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आज हमारा टॉपिक है मुद्रा एवं बैंकिंग यानी मनी एंड बैंकिंग। सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द होल कंसेप्ट बिहाइंड द बैंकिंग एंड मनी। जितनी सारी बातें हैं उन सभी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे और इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर से, मुद्रा और बैंकिंग में। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मुद्रा क्या होती है यानी मनी क्या है। मनी यानी मुद्रा क्या है। तो मुद्रा एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा इंटाइटी है जो क्या करता है, जो सभी जगह स्वीकार्य होता है। यानी इसकी वैल्यू होती है और एक एरिया के अंदर इसकी फिक्स्ड वैल्यू डिफाइन होती है जो सभी जगह स्वीकार्य होती है। दूसरा क्या है कि ये मुद्रा जो है लेन देन के लिए चीज़ों का एक लेवल तक क्या वैल्यू है उसको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इसका वैल्यू अगर 20 रुपीज़ है और मेरे पास मैंने जो शर्ट पहनी है इसका वैल्यू अगर 200 है, तो हम लोग इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि दोनों का वैल्यू अलग अलग है। कैसे? तो रुपीज़ के मामले में, है ना। तो यहाँ से मुद्रा का मतलब वो है जो किसी कार्य को करने में ये बताता है कि इसका वैल्यू कितना है ना। इसके दो कार्य होते हैं। मुद्रा की बात करें तो इसके दो कार्य होते हैं। कौन कौन से दो कार्य होंगे? तो पहला कार्य होता है कि ये एक्सचेंज में हेल्प करती है। एक्सचेंज कहने का मतलब जब भी हम लोग विनिमय करेंगे यानी वस्तु का आदान प्रदान करेंगे, वस्तु खरीदेंगे, वस्तु बेचेंगे, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होगी। दूसरी बात कि इसका मूल्य निर्धारित होता है यानी ये वैल्यू देती है। जबकि अगर गौण कार्य में देखें, गौण कार्य मतलब क्या होता है कि क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव होता है ना, दो चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे देखें तो ये भुगतान का आधार होती है ना। भुगतान पेमेंट जो होगा, बैलेंस पेमेंट जो होगा, उसके लिए ये एंटिटी होती है, बेसिक एंटिटी। दूसरा कि मूल्य का संचय करती है और मूल्य का हस्तांतरण करती है। फिर ये क्वेश्चन आता है मन में कि मुद्रा की मांग क्यों है, यानी हमारे समाज में पैसे की कीमत, पैसे की वैल्यू और पैसे की डिमांड इतनी क्यों है। तो इसके लिए तीन जो है बातें आती हैं निकल के। पहला है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के लिए। तो ट्रांजैक्शन की पूर्ति को कंप्लीट करने के लिए इसकी बेसिक आवश्यकता होती है। सेकेंड होता है शकर्त, कोई चीज़ है उसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी जो नीड्स हैं हमारी इंसिडेंटली या पहले से कोई फिक्स्ड है तो उसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना, नीड्स को बताने के लिए। तीसरी बात है कि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अवसरों पे जो लाभ प्राप्त होते हैं या ह्रास होता है उन सबको बताने के लिए क्या होता है, मुद्रा की मांग बढ़ती है ना। जैसे किसी के यहाँ शादी है तो वहाँ पे डिमांड पैसे की ज़्यादा हो जाएगी, है ना। लोग अपना बैंक में जो जमा पूंजी होता है उसको निकाल करके उस कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे फिर ये बात होता है कि मुद्रा की पूर्ति कैसे करें, है ना। तो मुद्रा की पूर्ति के 4 आधार हैं, 4 मानक आधार हैं मुद्रा की पूर्ति के लिए। उसके पहले एक बात समझ लेते हैं हम लोग कि आखिर ये मुद्राएं जो है हमारे समाज में, हमारी सरकार अगर पैसा खुद से छापना है, खुद से नोट जारी करना है, तो हम चाहें तो कितना भी नोट अपने समाज में, अपने कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी उस अमाउंट से ज़्यादा हम लोग पैसा नहीं छाप सकते हैं। यानी एक लिमिट फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा पैसा हम लोग नहीं छाप सकते हैं, है ना। क्या है वो सिस्टम, उसको समझते हैं। तो 200 करोड़ की निधि यानी संपत्ति की बात की जाए तो उससे ज़्यादा हम लोग छाप नहीं सकते हैं।
अब इस 200 करोड़ में अगर माने तो 115 करोड़ जो होता है वो गोल्ड होता है, यानी हमारे कंट्री के पास फॉरेन का जो पूरे कंट्री में जो गोल्ड कैपेसिटी है होल्ड करने की वो कितने की है, 115 करोड़ की होनी चाहिए। उसके बाद 85 करोड़ जो रुपया है वो फॉरेन जो होती है विदेशी प्रतिभूति की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हम लोग पैसे का जो है फ्लूइडिटी मार्केट में नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया हम लोग का मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और इन सब के पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये पैसे की बात चल रही है मनी और बैंकिंग की, तो ये मनी जो बैंकिंग है इस किसके द्वारा कंट्रोल होता है ना। तो ये कंट्रोल होता है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। हेड क्वार्टर है इसका मुंबई में। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। उसके पहले 1926 में हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन कमेटी बनाई गई थी और इसके दिशा निर्देश में 1934 में एक अधिनियम आती है। उसके बाद 1935 में RBI की स्थापना होती है। जब RBI की स्थापना होती है तो सबसे पहले जो भारतीय इसके गवर्नर बने उनका नाम था CD देशमुख। तो पहले गवर्नर जो थे RBI के इंडियन, उनका नाम था CD देशमुख, जबकि इसके फर्स्ट गवर्नर जो थे वो स्मिथ करके थे, है ना। अभी फ़िलहाल में जो RBI के हेड हैं यानी गवर्नर है उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास, है ना। इनके सपोर्टिव में बहुत सारे लोग हैं जैसे कि राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जी, T रविशंकर और MD पात्रा, ये सभी लोग इनके सपोर्ट करते हैं। फिर हम लोग आते हैं कि ये RBI तो है, RBI बना, लेकिन क्या इसके पहले बैंकिंग सिस्टम इंडिया में नहीं थी? तो निसंदेह इसके पहले बैंकिंग सिस्टम थी। सबसे पहले 1770 में कलकत्ता में एक बैंक बनते हैं, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया विच वाज सिचुएटेड इन कोलकाता। ओके, देन 1808 में एक बैंक कोलकाता में ही और बनता है। 1840 में मुंबई में एक बैंक बनती है और 1843 में मद्रास में एक बैंक बनती है। इन तीनों बैंक को सबमर्ज करके 1921 में सबमर्ज करके एक बैंक बनाया जाता है। वही बैंक आगे चल के 1955 में SBI के नाम से विख्यात होता है। अब बैंकों का इतिहास क्या है तो उसको डिटेल हम लोग नहीं जानेंगे, बस इतना समझेंगे कि ये बैंकिंग सिस्टम हम लोग के यहाँ था, है ना। कब था तो इतना काफ़ी है। फिर 19 जुलाई 1969 को सभी जो बैंकिंग सेक्टर थे उनमें से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 19 जुलाई इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ये डेट याद रखेंगे। फिर हम लोग थे कहाँ, तो मुद्रा के पूर्ति पे, यानी 4 आधार पर इसकी पूर्ति होती है। कौन कौन से वो आधार हैं तो उसको समझ लेते हैं। पहला है M1। M1 यानी यहाँ पे मैंने लिखा है M1 प्रचलन में जो करेंसी है वो प्लस कितना मांग जमा है वो प्लस अन्य जो जमाएं हैं वो, इन तीनों को मिला देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, अन्य जमा, मांग जमा और प्रचलन में करेंसी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इस किसका वैल्यू देगा, M का वैल्यू देगा। M क्या है तो ये कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को बताता है, यानी लिक्विडिटी कितनी है समाज में पैसों की, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, M1। फिर M1 से आगे जब फर्दर हम लोग स्टडी करते हैं तो आता है M2। तो दिस इज M2 विच इज़ द सम ऑफ M1 प्लस डाक खाने की जमाएं। सो रिजर्व्स ऑफ पोस्ट ऑफिस प्लस M1 इज कॉल्ड M2 एंड द नेक्स्ट इज M3। M3 क्या है, M1 प्लस सावधि जमाएं। सावधि जो जमाएं होती हैं उसको जोड़ देंगे अगर M1 में। M1 क्या था हम लोगों का, तो प्रचलन में जो करेंसी है, जैसे अभी भारत सरकार मान लीजिए कि कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट छाप करके दिए हैं समाज में, है ना, वो टोटल जो करेंसी प्रचलन में है वो प्लस कितना मांग जमा है और अन्य जमा,
उनको जोड़ देंगे किसमें हम लोग, सावधि जमाओं में, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को M3। वहीं अगर M4 का वैल्यू निकालना होगा तो M3 प्लस डाकघर की जमाएँ करनी पड़ेगी, है ना। फिर आता है कि क्या M1, M2, M3, M3 के लिए अलग अलग फार्मूले दिए गए हैं, इनमें लिक्विडिटी की क्या रिलेशन है। तो रिलेशन की बात करें लिक्विडिटी की, तो यहाँ देखेंगे आप लोग तरलता क्रम जो है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी है, M1 की, उसके बाद लिक्विडिटी किसकी है, M2 की, देन M3 की, उसके बाद M4 की। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी है, M1, M2, M3, M4। दीज आर द सीक्वेंसेस विच इज इन प्रेसिडेंस ऑर्डर, जो प्रेसिडेंस ऑर्डर में है ना। देन व्यापकता की बात करें, कोई वस्तु तरल है जो कोई मार्केट में ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा चल रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है कि वो ज़्यादा वैल्यू होल्ड करे, है ना। व्यापकता की बात करें तो जो सबसे कम लिक्विडिटी वाली है वो सबसे ज़्यादा व्यापक होगी, है ना। आप देखिएगा मार्केट में तो 1 के सिक्के काफ़ी मिल जाएंगे, 500 के नोट मिलेंगे, लेकिन 500 से कम जो है 2000 के नोट मिलेंगे, 100 से कम जो है आपको 500 के नोट मिलेंगे, और 200 से कम जो है 500 के नोट मिलेंगे। तो ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी जो है इन्वर्स रेशियो में किससे है, व्यापकता में, है ना। तो M4, M3, M2 और M1, तो यहाँ पे तरलता और व्यापकता दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रेशियो को फॉलो करते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ जो M3 है इसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, उसका नाम है बृहद मुद्रा। M3 का फार्मूला एक बार रिकॉल करेंगे हम तो देखेंगे M1 प्लस सावधि जमाएँ, सावधि जो जमाएँ हैं उसको जोड़ते हैं M1 में, और ये जो वैल्यू आता है इसको हम लोग ब्रॉडर, यहाँ मैंने लिखा है ब्रॉडर मनी कहते हैं। ब्रॉडर मनी यानी बृहद मुद्रा, जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में क्या हो, ज़्यादा अमाउंट में फैला हुआ हो, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडर मनी कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि RBI की जो फंक्शन है, ये RBI जो है ये कार्य कैसी करती हैं, है ना। तो RBI के कार्य को समझें हम लोग, तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है, नोटों का निर्गमन करना, यानी मार्केट में नोटों को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, लाना, प्रचलन में लाना। दूसरी बात होती है कि कुछ डिफिनेशंस आएंगे हम लोग के लिए, जैसे पहला है कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ है CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, इंग्लिश में कैश रिजर्व रेशियो और हिंदी में इसको कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। क्या होता है, तो अपनी सभी जमाओं यानी मांग जमा, ये जो मांग जमा है ये, और सावधिक जो जमा है, ये जो सावधिक जमा है ये, इन दोनों को एक ऐसा अनुपात जो RBI के पास क्या होता है, बैंकों का जमा होता है ना। तो RBI के पास जो जमा पूंजी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, CRR कहते हैं, यानी कैश रिजर्व रेशियो। कैश के फॉर्म में रिजर्व रेशियो कहाँ जमा है, RBI के पास, और किसका है ये, बैंकों का, जो बैंक जो बैंक चल रहे हैं हमारे मार्केट में, हमारे समाज में, हमारे देश में, उनका RBI के पास सब कुछ जमा पूंजी है ना, उसको कहते हैं हम लोग CRR। CRR से क्या होता है कि अगर CRR में वृद्धि हो रही है तो बैंकों के पास क्या होगा, नोटों की तरलता में कमी आएगी, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया में 80 रुपया आप बैंक के पास जमा कर दिए, तो आपके पास बचा कितना, 20 रुपया। तो आपके पास लिक्विडिटी क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई, यानी लिक्विडिटी का वैल्यू कम हो गया, डिक्रीज हो गया। वहीं इसके विपरीत अगर आपने 20 रुपये जमा किया है बैंक के पास यानी RBI के पास, आपके पास कितना है, 80 रुपीज़ है, तो 80 रुपीज़ से आप मार्केटिंग कर सकते हैं और अदर भी काम कर सकते हैं, तो आपके पास लिक्विडिटी क्या है, अभी ज़्यादा है। तो एक दूसरे से ये क्या है, अपोजिट है ना। इसके बाद देखते हैं SRR यानी ये, यहाँ मैंने लिखा है CRR बढ़ेगा तो लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी, वैसे ही SLR भी बढ़ेगा तो लिक्विडिटी कम होगी। SLR क्या होता है, इस बात को हम लोग पहले समझते हैं। SLR जो होता है, इसमें बैंक जो होती हैं वो अपने समग्र जमाओं का वो अनुपात जो अपने
प्रतिभूति या स्वर्ण मुद्रा या नकदी जैसी जो चल सुरक्षित होती है, चल जैसी और सुरक्षित संपत्ति होती है, उसको कहाँ जमा करना होता है? आरबीआई के पास। और ये क्या कहलाता है? एसएलआर, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, है ना। यह भी तरलता से ऋणात्मक रूप से संबंधित है, यानी इसका भी इन्वर्स का रेशियो है। अगर एसएलआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। इसके बाद बैंकों की कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं, उन शब्दों को समझेंगे। जैसे पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन पे जो ब्याज दर लगता है आरबीआई के द्वारा, वही क्या है? रेपो रेट है। तो यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों, यानी जो हमारे देश में अन्य बैंक हैं, उनका अल्पकालीन ऋण जो उपलब्ध कराया जाता है, वही क्या है? रेपो रेट है। यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है, यानी उनकी जो सृजन क्षमता होती है उसको ये क्या करता है? प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट करता है। यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। रेपो की कम दर के कारण बैंकों में अधिक साख सृजन करने की क्षमता होती है। तो जैसे ही रेपो रेट कम होगा तो बैंकों के पास क्या हो जाएगा? पैसे की फ्लूइडिटी ज़्यादा बंद हो जाएगी, यानी लिक्विडिटी उनकी ज़्यादा हो जाएगी। सेकेंड होता है रिवर्स रेपो दर। ये रिवर्स रेपो दर क्या है? तो आरबीआई पेमेंट करती है कि इंटरेस्ट किसको? बैंकों को। तो इसमें समझते हैं क्या कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक जो बैंक है वो आरबीआई के द्वारा पेमेंट की जाती है किसमें? इंटरेस्ट के फॉर्म में, वही रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। तो रेपो रेट में खुद बैंक ले रही थी और यहाँ आरबीआई खुद पेमेंट कर रही है दूसरे बैंकिंग सेक्टर को। इसके बाद आता है बैंक रेट। ये है बैंक रेट। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन होता है और उस पर जो रेट लेती है आरबीआई, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। बैंक रेट जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लेता है। और अभी फ़िलहाल जो बैंक रेट है आरबीआई का वो कितना है? 6.75, 6.75, 6.75% अभी क्या चल रहा है हम लोग का? बैंक रेट दर चल रहा है। इसके बाद आता है एक टर्म एमएसएफ रेट। ये वेरी शॉर्ट टर्म लोन और एसएलआर होता है, यानी बहुत छोटे समय के लिए, अल्पकालिक अवधि के लिए एसएलआर पे जो परसेंटेज लगता है, जो रेट लगता है, वही क्या कहलाता है? एमएसएफ रेट। ये कितना होता है? तो एसएलआर जो वैल्यू है उसके 2% तक आप लोन ले सकते हैं बैंकों से। जैसे मान लीजिए 100 रुपया आपका जमा है बैंक के पास, तो आप 2 रुपया क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। अब 100 रुपये तो होगा नहीं जमा, वो तो लाखों करोड़ों में अमाउंट जमा होता है। तो वैसे इसको समझिए आप लोग। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अल्पकालीन तरलता आवश्यकता पूर्ति हेतु अपने एसएलआर के बदले आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसे एमएसएफ दर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि बैंक एमएसएफ दर पर अपनी कुल जमाओं के 2% से अधिक ऋण नहीं ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि आरबीआई द्वारा जो साख नियंत्रण है, यानी जो लिक्विडिटी है, वो कैसे कंट्रोल की जाती है ना। तो इस पे तो मैंने लिखा नहीं है, तो चीज़ मैं बोलूँगा, आप लोग सुन करके समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे मिटा भी सकता हूँ और नया चीज़ें ऐड कर सकता हूँ समझाने के लिए। जैसे मैं इसको मिटाऊँ, यहाँ पे इरेज करता हूँ ये चीज़। यहाँ देखेंगे हम लोग कि आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण कैसा होता है। ये आरबीआई है और इसका साख नियंत्रण कैसे हो, तो इसको पहले 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है हम लोग का कि क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटेटिव मतलब होता है क्या
कुछ वैल्यू है ना, वो फिक्स्ड वैल्यू होगा। इसमें पहला क्या है कि बैंक दर, बैंक रेट, दूसरी पहली बात। दूसरा MSF अभी रेट जो पढ़े थे वो, इससे क्या होता है, साख नियंत्रण यानी लिक्विडिटी जो होती है वो कंट्रोल की जाती है। तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, जैसे शेयरों की खरीद और बिक्री। चौथी बात होती है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या अस्थाई सुविधा दर में चेंजेज करना है ना। और अंतिम बात है CRR या SLR जो वैल्यू है उनको कंट्रोल करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव वैल्यू, क्योंकि इसमें जब भी रेट आएगा तो रेट कुछ फिक्स्ड वैल्यू पे लगेगा है ना। जैसे मैंने 10% बोला तो 10% क्या हो गया, फिक्स्ड वैल्यू हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है, क्वांटिटेटिव है ना, न कि क्वालिटेटिव। जैसे बोलो वो उससे तेज़ है लेकिन कितना तेज़ है वो नहीं पता है तो ये क्वालिटेटिव हो गया। लेकिन बोला जाए कि वो उससे 10 गुना तेज़ है, 10 गुना तेज़ है तो वो क्या है, क्वांटिटेटिव हो जाएगा है ना, जिसमें मात्रा का पता चल जाए। इसके बाद चयनात्मक या गुणात्मक जो साख है इसको देखते हैं। इसको क्या बोले हम लोग, क्वालिटेटिव वाला देखते हैं हम लोग। तो क्वालिटेटिव में क्या होगा, पहला न्यूनतम सीमा का निर्धारण, कि इसके नीचे नहीं जा सकते है ना। कितना नीचे, जैसे मैं बोलूँ कि 2% से नीचे नहीं जाना है, या अभी भी देखें हम लोग 2% का कंसेप्ट, 2% से नीचे नहीं जा सकता है ना। तो 2% के ऊपर कितना भी हो सकता है, या 2% से कम लेना है तो 2% से कम कुछ भी हो सकता है, 1.9, 1.8, 0.5 कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें। दूसरी बात नैतिक दबाव एवं सलाह। नैतिक दबाव मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, इस बात की जानकारी रखते हुए बैंकें अपना काम करें। अगला साख मापदंड का निर्धारण, यानी साख का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो है ना, उसको एक निर्धारण अवस्था में बांध के रखा जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति और अस्फीति क्या होता है। मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, इसलिए ये चीज़ें तो आप लोग देख चुके हैं। मुद्रास्फीति क्या होता है, जब वस्तु की कीमत में अचानक वृद्धि हो जाए है ना, और लगातार वृद्धि होती रहे, वही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है, या उसको कहते हैं हम लोग क्या, मुद्रास्फीति है ना। इट इज़ मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति इन इंग्लिश इट इज़ इन्फ्लेशन। ओके, क्या है इस बात को समझते हैं कि कीमतों में एक अस्थायी वृद्धि की प्रकृति को मुद्रास्फीति तथा कीमतों में अस्थायी कमी को अस्फीति कहते हैं है ना। जैसे कीमत, ये मान लीजिए ये कीमत है किसी वस्तु का, ऐसे बढ़ जाए तो क्या है, ये बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन है, ये फिर से ऐसा डिक्रीज होगा, और यहाँ पे आने के बाद ऐसा डिक्रीज होगा यानी ह्रास होने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, अस्फीति हो जाएगा, डिसइन्फ्लेशन हो जाएगा है ना। उसके बाद समझते हैं हम लोग कि दर जो होता है ये स्फीति दर है, इन्फ्लेशन का स्फीति दर भी होता है, इन्फ्लेशन दर, इसको बोल सकते हैं हम लोग इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट जो होता है ये 3 टाइप का होता है। इसके आधार पर अगर हम लोग बांटे तो ये 3 टाइप का होता है, रेंगती स्फीति, कूदती स्फीति और अधिस्फीति। इन इंग्लिश क्रीपिंग लिखा मैंने यहाँ पे, रेंगती स्फीति यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन, कूदती इन्फ्लेशन यानी गैलोपिंग इन्फ्लेशन, अधिस्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन। ये क्या है, तो रेंगती में जब स्फीति दर 1 अंकीय हो जाए, 1 अंकीय मतलब समझते हैं ना 0 से 9 तक है ना, 1 अंकीय। जब मुद्रा की दर जो है, स्फीति की दर जो है 1 अंकीय हो जाए उसे हम लोग रेंगती स्फीति कहते हैं, यहाँ देख सकते हैं हम लोग। सेकेंड है कूदती इन्फ्लेशन यानी गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब स्फीति दर 2 या 3 अंकीय हो जाए। 2 या 3 अंकीय कहने का मतलब सोच सकते हैं आप लोग, 2 में 10 से शुरू होगा और 3 अंक में 999 तक जाएगा है ना, वहाँ तक हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और वही जब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाए उसका है ना,
तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, अधिस्फीति। जैसे एक किस्सा है 2008 का। 2008 में क्या हुआ था, जिम्बाब्वे का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। जिम्बाब्वे अफ्रीका कंटिनेंट में एक कंट्री है, कंटिनेंट में। वहाँ पे इन्फ्लेशन वैल्यू जो थी 23.1 करोड़ % बढ़ गई थी। अब सोचिए 23.1 करोड़ में मतलब 10 का पावर ऐसे लगाते जाइए, इतना % में बढ़ गई थी, तो काफ़ी बड़ा वैल्यू हो गया। ये 3 अंक से ज़्यादा हो गया ना, तो ऐसी वैल्यू हो गई थी, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया, हम लोगों ने क्या कहा, इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा, है ना। इसके बाद ये समझते हैं कि स्फीति के 3 प्रमुख कारण क्या है, यानी इन्फ्लेशन क्यों होता है, इस बात को समझते हैं। चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। स्फीति जो है किन कारणों से बढ़ती घटती है, यानी और स्फीति का कंडीशन कब आता है, और क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इन्फ्लेशन और स्फीति। और देखिए कभी कभी जुबान पे शब्द नहीं आता है ना, क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, है ना, इन्फ्लेशन। हिंदी वाले शब्द जल्दी जुबान पे नहीं आते हैं, इंग्लिश में पढ़ने से ये होता है ना। तो जो इन्फ्लेशन है उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है मांग में वृद्धि करने वाले कारक। पहला समझते हैं हम लोग, मांग में वृद्धि करने वाले कारक, है ना, यानी मांग में वृद्धि हो रहा है तो इसके कारक कौन है, इसके रिसोर्सिलिटी वाले कौन से एलिमेंट हैं। पहला है मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, यानी मार्केट में क्या हो जाए, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, यानी लिक्विडिटी क्या हो, बढ़ जाए। दूसरा, काला धन आ जाए मार्केट में, यानी बाजार में क्या हो जाए, काला धन ज़्यादा आ जाए। या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाए, जो सार्वजनिक क्रियाएं हो रही है उसमें वृद्धि हो जाए। या तो ऐसा हो कि ऋणों का पूर्ण भुगतान किया जाए, है ना, कि जो भी ऋण है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। या जनसंख्या में क्या हो, वृद्धि हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है करारोपण में कटौती की जाए। तो ये सभी जो है मांग में वृद्धि करने वाले कारक हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। करारोपण में कटौती होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग पूर्ति में कमी करने वाले कारक। ये था हम लोग को मांग पूर्ति में वृद्धि करने वाले, और मांग पूर्ति में कमी करने वाले। वृद्धि की जगह पे क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा करने वाले कारक। तो पहला है इसमें साधनों की पूर्ति में कमी। जो भी हम लोग के पास रिसोर्सेस है, संसाधन है, साधन है, उसमें कमी किया जाए। दूसरी बात, श्रमिक आंदोलन कर दें, यानी जो भी लेबर वर्ग है वो आंदोलन कर दे। तीसरा है प्राकृतिक संकट आ जाए, किसी देश में प्राकृतिक संकट आ जाए तो भी रीजन हो सकता है जिसमें पूर्ति की कमी हो जाएगी। तीसरा है, अगला है मतलब कृत्रिम दुर्बलता, यानी वहाँ इंसान अपने कारण ही उस चीज़ को ख़त्म कर दे और फिर स्कैर्सिटी में चला जाए, है ना, क्राइसिस में चला जाए। नेक्स्ट है निर्यात बढ़ जाए एवं आयात में कमी हो जाए, तो ये चीज़ हो सकती है। या उत्पत्ति ह्रास नियम प्रभावी हो जाए, जैसे आगे उत्पादन करने पर लागत बढ़ जाए। एक फर्दर लिमिट के बाद जब उत्पादन की सीमा हो जाए, उसके बाद फिर उत्पादित हो रही है वस्तु में, तो उसका जो वैल्यू होगा बढ़ जाएगा। तीसरा है लागत में वृद्धि करने वाले कारक, यानी अब जो बनाने वाली लागत थी, लागत में ही वृद्धि हो गई, है ना, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मैं मार्कर 100 रुपये का बनाया हूँ तो 100 रुपये से सस्ते में तो दूंगा नहीं मैं, है ना, 110 में दे सकते, 120 में, या प्रॉफिट जितना चाहे मैं ले सकता हूँ। तो उसे कहते हैं क्या, लागत में ही क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। इसमें पहला है साधनों की मांग में वृद्धि हो जाए। दूसरा, जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि हो जाए, यानी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें चेंजिंग आना।
तीसरा है एकाधिकार लाभ में वृद्धि, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो एकाधिकार कमाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाए। या मजदूर संघों द्वारा लागत में वृद्धि की जाए, जो वर्ग इसको उत्पादित कर रही है वे अपना वैल्यू बढ़ा दें, है ना। या चौथा पांचवा पॉइंट हो जाएगा, व्यापारियों द्वारा अनैतिक गठबंधन कर लिया जाए, कि व्यापारी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देख करके उसको काम करें। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक फिलिप चक्र, यहाँ मैंने लिखा है फिलिप चक्र। 1958 में जो है इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था फिलिप साहब ने, कि स्फीति जो है, स्फीति दर या स्फीति, ये बेरोजगारी से इन्वर्स के रेशियो में डिफाइन होती है। जितना ही स्फीति दर ज़्यादा होगा उतना ही बेरोजगारी दर कम होगी, और वहीं स्फीति दर कम होगा तो बेरोजगारी दर ज़्यादा होगी। ऐसे इन्वर्स दोनों रिलेटेड हैं। यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ये स्फीति है, ये बेरोजगारी है, तो कैसे यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो 1958 में A.W. विलियम या फिलिप्स ने मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी के मध्य अल्पकालिक जो संबंध है उसकी व्याख्या की थी। उनके अनुसार अल्पकाल में बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के मध्य व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम मतलब इन्वर्स रेशियो होता है, अर्थात स्फीति दर पर नियंत्रण बेरोजगारी को बढ़ाएगा। अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, और आगे हम लोग एक चीज़ लास्ट में है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय को देख लेते हैं। इसके बाद आज की क्लास को वाउंड अप नहीं करेंगे। ये है क्या, इसको अच्छे से समझिएगा कि कैसे हम लोग मुद्रास्फीति कंट्रोल करें, है ना। हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। तो पहला चीज़ है कि राजकोषीय उपाय या सरकारी प्रयास जो होंगे उन बातों को हम लोग करेंगे। इसमें क्या होगा, करारोपण में वृद्धि, जो टैक्सेशन हो रही है, टैक्सेस जो लग रही हैं, सरकार उसको क्या करे, बढ़ा दे, ऐसा कर सकते हैं। या दूसरा, सार्वजनिक व्यय में कमी हो, जो सरकार एक्सपेंड कर रही है पैसा, एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की, वो डिक्रीज कर दी जाए, है ना। या ऐसा हो सकता है ऋणों में वृद्धि कर दी जाए, ऋण यानी जो लोन्स हैं उसमें वृद्धि कर दी जाए, ऋण जो है। तीसरा है प्रत्यक्ष कार्रवाइयाँ की जाए, यानी डायरेक्ट जो है एक्टिव प्लान किया जाए। इसके बाद अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई जाए, यानी सभी को जो वस्तुएं हैं एक समान मुहैया कराई जाए, है ना। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। कोई अपने अकॉर्डिंग नहीं खरीदेगा, सरकार के अकॉर्डिंग खरीदेगा, तो कोई व्यक्ति शर्ट वही पहनेगा जो सरकार उसको मुहैया कराएगी, है ना। यानी सबके लिए क्या होगा, सामान्य प्रणाली, वितरण प्रणाली लागू की जाए। तीसरा है आयात में वृद्धि की जाए, यानी इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट क्या हो उसमें वृद्धि की जाए। ये था क्या, सरकारी उपाय या सरकारी प्रयास, या ऐसा कहें कि राजकोषीय उपाय। दूसरा है मौद्रिक उपाय, ये तो था, मतलब इसमें हम लोग, ये क्या है हम लोग का, क्वालिटेटिव है, दिस इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव है ना। अब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग का वो पार्ट क्लियर होना चाहिए जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। इसमें पहला होगा मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय यानी बैंकिंग सेक्टर वाला में CRR क्या हो, वृद्धि कर जाए, CRR जो है वो वृद्धि कर जाए, है ना। कैश रिजर्व रेशियो जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए, या SLR जो है उसकी वैल्यू, SLR जो है इसके वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए। नेक्स्ट है रेपो रेट में, जो रेपो दर है उसमें वृद्धि की जाए, रेपो रेट में वृद्धि की जाए। और चौथा है रिवर्स रेपो रेट में भी वृद्धि की जाए। चौथा है, पांचवा है बैंक दर में वृद्धि की जाए, बैंक रेट जो है
इसमें वृद्धि की जाए। तो देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन सभी को क्या करना है, बढ़ाना है। CRR, SLR, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट सभी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास। इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन के साथ। मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा आप लोगों को कुछ समय मिलेगा सोचने विचारने करने के लिए, और फिर उसको क्वेश्चन को करेंगे, है ना।